नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनों सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी राजस्थान के स्थापत्य कला में दुर्ग एवं किलों से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो राजस्थान के अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से पढ़ा था। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम जो राजस्थान के अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्थापत्य वाला जो टॉपिक है ना, ये इसमें 3 या 4 टॉपिक साथ साथ में ही चलेंगे। जैसे दुर्ग हैं तो दुर्ग के साथ साथ हम दुर्गों के अंदर जो महल बने हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इन दुर्गों के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य कोई महत्वपूर्ण स्मारक स्थल है या कोई छतरी है या कोई इमारत है उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, इससे क्या होगा कि दुर्ग वाला टॉपिक तो हमारा थोड़ा लंबा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और आगे आने वाले टॉपिक होंगे वो थोड़े छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि दुर्ग वाले टॉपिक में हम महल भी कर रहे हैं, मंदिर भी कर रहे हैं और स्मारक भी साथ साथ में कर रहे हैं। ओके, और अगर आप ये चाहते हो कि महल वाला टॉपिक पूर्ण रूप से अलग बनाया जाए या मंदिर वाला टॉपिक पूर्ण रूप से अलग बनाया जाए, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम उसके अनुसार ही बना देंगे। हम इसलिए इन टॉपिकों को एक साथ करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले पहले हमारा जो कल्चर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए और आप इन क्लासों से अध्ययन कर सकें। अभी फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों का एग्जाम चल रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ और हमारे पूरे परिवार सिलेक्शन पॉइंट की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीष कि आप अपने इस लक्ष्य में सफल हों। और जिस प्रकार रीट का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ और लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उन एग्जामों की तरह है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आपनों सिलेक्शन पॉइंट के इतिहास में जितने भी प्रश्न आए हैं और कला संस्कृति में जितने भी हमने टॉपिक करवाए हैं, उन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी हमारी इन क्लासों में आपको मिलेंगे। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट ग्रेड के जो जीके का पेपर हुआ था उसमें इतिहास के 6 प्रश्न थे और 6 के 6 आपको इन्हीं नोट्सों में मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर बार कहता हूं कि आप एक बार हम पर और हमारी इन क्लासों पर विश्वास कीजिए, हम आपको एक गलत दिशा पर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और कहीं आप विश्वास करो परंतु उस विश्वास में बहुत ज़्यादा देरी हो जाए तो उससे आपका हानि है, लाभ कोई प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हम आपके लिए इससे भी और ज़्यादा बेस्ट जितना हो सकता है हम उतना बेस्ट करेंगे। अब फर्स्ट ग्रेड का तो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, कई विद्यार्थियों के हो गए हैं और कई विद्यार्थियों के होने वाले हैं। तो वो ज़्यादातर क्या है कि स्ट्रेस ना ले कि पेपर थोड़ा हार्ड आ रहा है और अब हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ऐसा दिमाग में सवाल आता है कि हम पेपर को देखते हैं कि यार हमें तो कुछ याद भी नहीं है और अब हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। इसके लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा मत सोचना है, आपको जो टॉपिक ऐसा लगे आपके मन में कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, आप उसी टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अदर वे कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके सामने इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको राय देता हूं तो आप क्रोनोलॉजी, करंट अफेयर्स है और इसके अलावा राजस्थान जीके जिसमें इतिहास और कल्चर है उनको एक बार अवश्य देख ले। ठीक है, जितना हो सकता है उतना, कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए, परंतु करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से ध्यान रखिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं
हमारे इस सिलेक्शन में, हमारे पेपर को पास कराने में। ओके साथियों, तो बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को जो पेपर आगे देंगे 1 या 2 दिनों में, ठीक है। और वो विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दे दिया है वो घबराए नहीं और अपनी आगामी तैयारी को निरंतर जारी रखें। चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे हो या वो किसी चीज़ की तैयारी करे हो, वो 1 या 2 दिन का रेस्ट करके आगामी अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, ठीक है। आपको जो फाइनल आराम करना है वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम को देने के बाद में ही करना है। ओके विद्यार्थियों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बात करते हैं हम नाहरगढ़ के किले के बारे में। नाहरगढ़ का किला जो कि जयपुर में स्थित है, स्वाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। ये किस उद्देश्य से बनाया गया था ये आपको ध्यान में रखना है। ये मराठों के आक्रमण से जयपुर की रक्षा करने हेतु अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया था। 1734 में स्वाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था, पैदा किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पुंडरीक, यह जयपुर के स्वाई जय सिंह के समकालीन है, पंडित जगन्नाथ जी पुंडरीक और विद्याधर ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी भी कर लिया था और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया गया था, जहां पर आज भी वो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कि जब नाहरगढ़ का जो किला था वो बन रहा था, उसी समय नाहर सिंह भोमिया थे, उन्होंने उस किले के निर्माण में विघ्न पैदा किया था, उसे बनने नहीं दिया था। कि पहले दिन में जो कारीगर थे वो काम करते और रात को वो तांत्रिक था वो उनको वापिस ध्वस्त कर देता था, गिरा देता। उसके बाद में जो जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह के जो दरबार में उपस्थित रत्नाकर पुंडरीक ने नाहर सिंह बाबा को राजी कर लिया, उन्हें समझाया और उनके लिए आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी थी, वहां पर उनके लिए स्थान निर्धारित किया और वहीं पर उनका मंदिर भी बनाया गया था, जहां पर आज भी उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और इसी नाहर सिंह जी के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था नाहरगढ़। क्या नाम रखा गया था? नाहरगढ़ इस किले का नाम रखा गया था। नाहर भोमिया जी के नाम पर ही इस किले का जो नाम था वो नाहरगढ़ रखा गया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। याद रखना है कि नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, जबकि हवा महल है उसकी जो आकृति है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। कृष्ण के मुकुट के समान बताई गई है हवा महल की आकृति, और जो नाहरगढ़ है उसकी तुलना सुदर्शनगढ़ से की गई है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नाहरगढ़ की तुलना किससे की गई है? सुदर्शनगढ़ से। और हवा महल की तुलना कृष्ण जी भगवान के मुकुट के समान की गई है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। नाहरगढ़ के किले में ही स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका महल वाला 1% यहां पर कंप्लीट होता है कि एक जैसे दिखने वाले 9 महल कहां पर स्थापित हैं, कौन से किले में स्थापित है या किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो कहां पर है? जयपुर में है। किस किले में है? नाहरगढ़ के किले में। और किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तब हमारा उत्तर रहेगा स्वाई माधो सिंह। वो 9 मंजिल है। इनके कौन कौन से हैं? उनमें है सूर्य प्रकाश, पहली मंजिल सूर्य प्रकाश, दूसरी कुशाल प्रकाश, तीसरी जौहर प्रकाश, चौथी ललित प्रकाश, 5वीं आनंद प्रकाश, 6ठी लक्ष्मी प्रकाश और 7वीं चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश अंतिम। ये 9 मंजिल 9 महल है जो कि स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए इन महलों का निर्माण करवाया था। तो ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी महल को अगर मैं महल वाले टॉपिक में करवाऊंगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो समय है ना वो बढ़ता जाएगा।
इसलिए मैंने बताया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप ये टॉपिक तो पढ़ोगे तो टॉपिक पढ़ने के साथ आपके दिमाग में भी आ जाएगा, और इसके साथ ये भी चीज़ याद आ जाएगी कि ये कौन से महल, किले में या दुर्ग में स्थित है। जैसे हमने रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल कौन से किले में स्थित है, तो हमें चित्तौड़गढ़ के किला याद आ जाता है। इसके अलावा जाली रानी का महल, इसके अलावा जाली रानी का महल आता है हमारे दिमाग में। तो जाली रानी का महल कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ के किले में। सिसोदिया रानी का महल जो कि जयगढ़ किले में स्थित है। तो इससे क्या होगा कि हमारे साथ साथ में हमें ये सभी चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी नाहरगढ़ के किले में माधवेंद्र भवन बना है, जो कि ग्रीष्म काल में महाराणाओं के निवास के रूप में काम लिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में इस महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। कौन से किले में, नाहरगढ़ के किले में एक माधवेंद्र पैलेस है, और इसके अलावा एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी का निर्माण भी करवाया गया है। ओके, चलिए नाहरगढ़ के किले के बारे में अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो समझना था वो समझ लिए। याद रखने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो याद ये रखनी है कि जो नाहरगढ़ का किला था वो सवाई जय सिंह ने 1734 में मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा करने के लिए बनाया था। जिस प्रकार आमेर का किला मान सिंह ने बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए बनाया था, उसी प्रकार नाहरगढ़ का किला सवाई जय सिंह के द्वारा मराठों के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नाहरगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि एक नाहर सिंह बोमिया थे जो इसके निर्माण में विघ्न पैदा कर रहे थे। बाद में रत्नाकर पुंडरीक के द्वारा उन्हें समझा करके उनके लिए एक अलग स्थान निश्चित किया गया था, जिसका नाम था आंबागढ़ के निकट है एक चौबुर्जी गढ़ी, जहां पर उनका मंदिर भी बनाया गया था, और आज भी उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा करते हैं। इसी नाहर बोमिया जी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था, नाहरगढ़ रखा था। इसके अलावा इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। नाहरगढ़ के किले में स्वयं माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे, जिसमें सूर्य प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये वो 9 महल हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। इसी महल में माधवेंद्र भवन है, जो कि ग्रीष्म काल में महाराणाओं के निवास के रूप में काम में लिया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में इस महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है, वो भी आप याद रखना है आपको कि स्कल्पचर आर्ट गैलरी राजस्थान के किस किले में स्थित है, जो कि वर्तमान में या हाल ही में बनाई गई है। तो हमारा उत्तर रहेगा नाहरगढ़ के किले में। ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइन आरबीएससी की जो किताब है कक्षा 10 की, राजस्थान का कला, संस्कृति एवं इतिहास, उस किताब में ये दोनों बातें दी हुई है। आगे हम बात करते हैं जूनागढ़ का किला, बीकानेर में स्थित है, जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है, और जो दीवारों के कान होते हैं वो कहावत है इसी किले से प्रसिद्ध हुई है। अगर आपने बीकानेर में जूनागढ़ नहीं देखा है तो क्या देखा है, एक बार अवश्य जाकर देखें जूनागढ़ के किले को। बहुत ही भव्य है, सुंदर है, आकर्षक है, और अंदर बहुत प्रकार के हथियार, उनके वेशभूषा, युद्ध के जो मैदान में जाते थे तब उनके जो शरीर में जो धारण की जाती थी वेशभूषा, लोहे के वस्त्र, उन सभी को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा एक हवाई जहाज भी है, सुरक्षित रखा हुआ है, वो भी है वहां पर देखने योग्य। दानवन दुर्ग जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह वही है जो अकबर की सेवा में ही रहते थे। जिस प्रकार मान सिंह थे उसी प्रकार राय सिंह थे, कल्याण मल का बेटा। किले की नींव 30 जनवरी 1589 को रखी गई थी, और 17 जनवरी 1594 को इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। 30 जनवरी 1589 ईस्वी को इसकी नींव रखी गई थी, और 17 जनवरी 1594 को इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, यानी कि इसके निर्माण में 5 साल लगे थे। दयालदास की ख्यात के अनुसार बीकानेर, दयालदास की जो ख्यात है वो बीकानेर की इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है के अनुसार राय सिंह जब बुरहानपुर के अभियान में थे तब उसी
समय उन्होंने अपने मंत्री करमचंद को किले बनाने का आदेश दिया था। अब एक चीज आप याद रखना, क्योंकि इनकी शैली के बारे में पूछा जाता है कि जूनागढ़ की शैली क्या है, या आमेर के किलों की, जयगढ़ के किले, क्योंकि ये उस समय मुगलों के अधीन थे और मुगलों से इनका संबंध भी था। तो याद रखना है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों शैलियों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। दयालदास की ख्यात के अनुसार नए गढ़ की जो नींव थी वो मौजूदा पुराने गढ़ के स्थान पर भी बनी गई थी, इसी कारण उसे जूनागढ़ भी कहा जाता है। जूनागढ़ कहने का कारण क्या है कि यहाँ पर भी एक पुराना किला था और उसी किले के ऊपर नई किले की जो नींव भरी गई थी, इसलिए इसको जूनागढ़ का किला कहा जाता है। इसके अलावा एक जूना महल भी है, जो हम महल वाले टॉपिक में करेंगे, जो कि कहाँ पर है, डूंगरपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। जूनागढ़ की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। आप अगर सैटेलाइट में देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि जूनागढ़ की आकृति चतुर्भुजाकार है और इसके चारों ओर एक गहरी चौड़ी खाई बनी हुई है जिसमें पानी भरा जाता था। किले के भीतर जाने के लिए दो प्रमुख प्रवेश द्वार है। एक पूर्वी दरवाजा है जिसको हम कर्णपोल कहते हैं, दूसरा पश्चिमी दरवाजा है जिसको हम चांदपोल कहते हैं, चांदपोल और कर्णपोल। इसके अलावा आंतरिक द्वार कौन कौन से हैं? दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल कहलाते हैं। अगर आपने जूनागढ़ के किले में प्रवेश किया है तो आप उसके 5 से 6 दरवाजों को होकर के जो मूल महल है वहां तक पहुंचते हो, और उनका नाम है दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल और ध्रुव पोल। सूरज पोल के पास ही राय सिंह प्रशस्ति है जो स्वयं राय सिंह के द्वारा लिखवाई गई थी। इसके अलावा जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां सूरज पोल के दोनों तरफ इसी पोल के गणेश सूरज पोल के दोनों तरफ है जयमल एवं फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, और इसके अलावा इसी पोल के किनारे गणेश जी का मंदिर भी है। बहुत चमत्कारी मंदिर माना जाता है। हर बुधवार को वहां पर एक जो दर्शक होते हैं, भगत होते हैं, उनकी एक भीड़ लगी होती है, एक लंबी कतार लगी होती है। अगर आपने देखा है तो यहाँ के जो गणेश मंदिर है उनको हेरम में गणपति कहा जाता है। सिंह पर सवार एकमात्र राजस्थान में गणपति का जो अगर मंदिर है तो वो इसी किले में स्थित है। अब यहाँ पर एक मंदिर वाला जो पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं कि सिंह पर सवार गणपति या हेरम में गणपति का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है? तब हमारा उत्तर रहेगा जूनागढ़ में। किस जिले में स्थित है, ये किस रियासत में स्थित है? तो बीकानेर रियासत हमारा राइट आंसर रहेगा। याद रखना है कि सूरज पोल के पास ही राय सिंह प्रशस्ति है, सूरज पोल के पास ही हाथी पर सवार सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल और फत्ता की प्रतिमा बनी हुई है, अगर आपने देखा है तो, ठीक है। और इसी पोल के पास ही गणेश जी का मंदिर है जो हेरम में गणपति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गणेश जी की जो प्रतिमा है वो सिंह पर सवार है, गणेश जी की प्रतिमा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि 1733 में नागौर शासक भगत सिंह राठौड़ ने जूनागढ़ का घेरा डाला मगर उसे सफलता नहीं मिली थी। ये वो किले हैं जिसे कोई भी हासिल नहीं प्राप्त कर पाया था। जैसे आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, जूनागढ़ का किला है। क्यों? क्योंकि ये मुगलों के साथ संबंध बनाने के बाद में ही बने थे। तो मुगल जिनके साथ थे उन पर तो कोई बाह्य आक्रमण कर भी नहीं सका, तो जिस कारण ये किले क्या रहे थे, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे थे। 1740 में जोधपुर शासक महाराजा अभय सिंह का बीकानेर पर आक्रमण भी सफल नहीं रहा था। 1733 और 1740 में जोधपुर शासकों ने, जिनमें पहले भगत सिंह था और उसके बाद में अभय सिंह था, इन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया था परंतु वो आक्रमण में सफल नहीं हुए। अभय सिंह कौन है? अभय सिंह वही है जिनके समय खेजड़ली की घटना हुई थी। इसका जो अधिकतर कार्य है वो लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। हालांकि बीकानेर में अगर आपने देखा है तो लालगढ़ पैलेस के नाम से एक अलग महल बना है जो कि महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया था, परंतु जूनागढ़ के किले को भी लालगढ़ का किला कहा गया है। जूनागढ़ के निर्माण में हिंदू और मुस्लिम कला शैलियों का हमें समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि दुर्ग में ही रतन निवास है, रंग महल है,
कर्ण महल है, अनूप महल है, छत्र निवास है, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास आदि इसमें स्थित प्रमुख है निर्माण कार्य है, प्रमुख महल है। याद रखना है, रतन निवास महल है, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास महल, लाल निवास महल, सरदार निवास महल, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज आदि जूनागढ़ के किले में स्थित प्रमुख महल माने जाते हैं। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है अनूप महल। अनूप महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। यह महल सर्वाधिक मनमोहक माना जाता है और यहाँ शासकों का राज तिलक भी होता था और यहाँ पर एक कलात्मक हिंडोला भी बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर अनूप महल को बारे में ही ध्यान रखना है। अनूप महल जो कि सोने की कलम से उस पर काम किया गया है और यहीं पर बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। अब कोई महल क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसकी कुछ अलग कहानी होती है, उसकी कुछ विशेष कहानी होती है। अब ऐसा नहीं है कि यार कोई महल उठाकर आपको पूछ लिया, ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब जैसे रंग महल पूछा जाता है, रंग महल ज़्यादातर बूंदी से संबंधित है, वो पूछा जाता है, जो कि छत्रसाल के द्वारा बनाया गया था, जो अपने की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे नहीं कि जैसे बीकानेर का रंग महल पूछ लिया तो वो आपको वहाँ पर एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न नहीं देगा। वो प्रश्न उसी प्रकार के देगा जो इतिहास में अपनी कुछ अलग पहचान रखते हैं। जैसे अनूप महल अपनी अलग पहचान रखता है क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमने जयगढ़ के किले में देखा था दीवाने आम दीवाने खास, आमेर के महल में भी देखा था दीवाने आम दीवाने खास, जो कि स्वयं मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो ये अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, इसलिए इनको पूछा जाता है। और एक चीज आप याद रखना कि जब से मुगल राजस्थान में आए थे तब जो दुर्गों के निर्माण में जो स्थापत्य कला था उसमें जो परिवर्तन हुआ था वो यही था। दीवाने आम दीवाने खास झरोखे मेहराब मकबरे ये उसके बाद में बनाए जाने लगे थे। शुरुआत में इस प्रकार के नहीं बनाए जाते थे, दीवाने आम या दीवाने खास नहीं बनाए जाते थे। वहां पे सिर्फ एक सीधा दरबार बनाया जाता था जिसमें ही सामान्य लोग की मीटिंग और बैठक का सभा होती थी और जो शासक के जो अधीन मुख्य व्यक्ति थे उनकी भी सभा वहीं पर होती थी। परंतु जब से ही मुगल सत्ता आई तो उसी सत्ता के प्रभाव में दीवाने खास अलग बनाया जाने लगा और दीवाने ए आम अलग बनाया जाने लगा था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फूल महल और गज मंदिर शीशे की बारी कटाई एवं फूल पत्तियों के लिए सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा निवास लाल रंग के पत्थरों के काम के लिए तथा छत्र निवास अपनी सुंदर लकड़ी की छत एवं कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। छत्र निवास है वो लकड़ी की कला एवं इसके अलावा रासलीला के सजीव चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अनूप महल के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा छत्र निवास के बारे में आपको ध्यान रखना है, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं इसी जूनागढ़ के किले के बारे में। जूनागढ़ का किला है जो कि राय सिंह के कार्यकाल में बना था और उनका जो मुख्य शिल्पी था वो था करमचंद। जूनागढ़ दानवन की श्रेणी में आता है। ये सामान्य सा प्रश्न है, बीकानेर में स्थित है, राय सिंह के द्वारा बनाया गया था और मुख्य शिल्पी था लालचंद। ये सामान्य सी 4-5 बातें हैं। इसका निर्माण 30 जनवरी 1589 को शुरू हुआ था और 17 जनवरी 1594 को कंप्लीट हो गया था, यानी कि 5 वर्षों में जूनागढ़ का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ था। दयालदास की ख्यात क्या कहती है कि महाराजा राय सिंह जब बुरहानपुर में थे तब उसने अपने मंत्री करमचंद्र को किला बनाने का आदेश भी दिया था। दयालदास की ख्यात के अनुसार नए गढ़ की नींव जो थी वो पुराने मौजूद गढ़ के स्थान पर ही भरी गई थी, इसलिए इसको जूनागढ़ भी कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। जूनागढ़ की आकृति चतुर्भुजाकार है तथा इसके चारों ओर गहरी चौड़ी खाई से भी ये घिरा हुआ है। किले के भीतर जाने के लिए 2 प्रमुख प्रवेश द्वार है। एक पूर्वी दरवाजा है जिसको हम कर्णपोल कहते हैं, पश्चिमी दरवाजा है जिसको हम चांदपोल कहते हैं। पूर्वी दरवाजा कर्णपोल, पश्चिमी दरवाजा
चांद पोल कहलाता है। इसके अलावा किले में आंतरिक द्वार है, वो है दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल, ध्रुव पोल कहलाते हैं। सूरज पोल के पास ही राय सिंह प्रशस्ति है और इसी पोल के पास ही जयमल एवं फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा बनी हुई है और इसी पोल के पास में गणेश जी का भव्य मंदिर है, जिनको हम हिरण्य गणपति या सिंह पर सवार गणपति भी कहते हैं। इसके अलावा 1733 में नागौर के शासक भगत सिंह राठौड़ ने जूनागढ़ का घेरा किया था और उसके बाद में 1740 में जोधपुर शासक महाराणा अभय सिंह ने भी बीकानेर के किले जूनागढ़ का घेरा किया था, परंतु इन दोनों को किसी प्रकार की सफलता भी नहीं मिली थी। आगे देखते हैं, इसका अधिकतर कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसको हम लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ भी कहते हैं। जूनागढ़ के निर्माण में हिंदू एवं मुसलमान कला दोनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। इस महल में और क्या है, रतन निवास महल है, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र महल, लाल निवास महल, सरदार निवास, चीनी बुरुज और सुनहरी बुरुज आदि प्रमुख स्थित है आकर्षण के केंद्र हैं, जिनमें से अनूप महल प्रसिद्ध है क्योंकि इस पर सोने की कलम से काम किया गया है और यहीं पर शासकों का राज तिलक भी होता था। और इसके अलावा छत्र निवास भी प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि यहाँ पर ये इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनाई गई है और इसके अलावा कृष्ण की रासलीला के सजीव चित्रण भी आपको देखने को मिल सकता है किस पर, छत्र निवास पर। तो दो महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, छत्र निवास और अनूप निवास महल। इसके अलावा कर्ण निवास महल, रतन महल, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से किले में स्थित है। तब हमारा उत्तर रहेगा जूनागढ़ के किले में ये भव्य महल स्थित है। जूनागढ़ का महल बीकानेर में दानवन दुर्ग की श्रेणी में है। 1589 से लेकर के 1594 के बीच में राय सिंह के कार्यकाल में बनाया गया था। करमचंद इसका मुख्य कारीगर माना जाता है, ठीक है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम तारागढ़ के किले के बारे में। तारागढ़ के किले दो हैं, एक जो अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। अजमेर वाले तारागढ़ क्यों कहा जाता है? बूंदी वाला तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहाड़ी पर स्थित है और नीचे से देखने पर बहुत एक आसमान में तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए उसको तारागढ़ कहा गया है। जबकि अजमेर का जो किला है उसके लिए तारागढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे एक अलग कहानी है। महाराणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज, उसके द्वारा कुछ कार्य करवाए गए थे यहाँ पर इस किले में और उसी की पत्नी के नाम पर, उसकी पत्नी का नाम था तारा और उसी के नाम पर इसका नाम है तारागढ़ रखा गया था। ओके, चलिए देखते हैं। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। ये किला गढ़बीटली अजमेरू दुर्ग तारागढ़ के नाम से विख्यात है और यह किला अरावली पर्वतमाला के शिखर पर अजमेर जिले में स्थित है। अगर राजस्थान में देखा जाए तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं या बाह्य आक्रमण हुए हैं तो वो किस किले पर हुए हैं? अजमेर के किले पर। क्यों? क्योंकि अजमेर का जो किला था वो राजस्थान के बीच में एकदम केंद्र में स्थित है। तो यहाँ पर मुस्लिम सत्ता आने से लेकर के अंग्रेजों तक इन पर लगातार आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और लगातार हुए भी थे। प्रहर में इन पे चौहानों का शासन था, फिर उसके बाद में सल्तनत काल, उसके बाद में मुगल काल के बाद में फिर राजपूतों के अधीन रहा था और उसके बाद में अंग्रेजों के अधीन रहा था। कुछ समय के लिए ये मराठों के भी अधीन रहा था, ठीक है। और अंत में अजमेर को अपना जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनके द्वारा यहाँ पर अपना शस्त्रागार भी स्थापित किया गया था 1857 की क्रांति के समय। कर्नल टोड जो कि राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने चौहान शासक अजय पाल के द्वारा इस किले का निर्माण कार्य बताया जाता है कि अजमेर का जो तारागढ़ का किला है वो अजय पाल के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा जी हैं, वो क्या कहते हैं कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज, जिनको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, 12 खंभों की इनकी छतरी कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनी हुई है, ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण कार्य करवाया था तथा अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। कर्नल टोड कहते हैं इसका जो अजमेर का किला है वो मूल रूप से
अजय पाल के द्वारा बनाया गया था। और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस किले का कुछ निर्माण कार्य सांगा के भाई पृथ्वीराज के द्वारा करवाए गए थे और उनकी पत्नी तारा के नाम पर ही इनका नाम तारागढ़ रखा गया था। इसके अलावा इसके लिए एक शब्द और भी प्रयोग किया जाता है, गढ़ बीटली। इसके पीछे क्या कारण है? गढ़ बीटली के बारे में कहा जाता है कि ये बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना है, इसीलिए इसका नाम गढ़ बीटली भी रखा गया है। परंतु एक मान्यता और मिलती है कि शाहजहां के शासनकाल में, किसके काल में? शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्ग अध्यक्ष था और संभव उसी के नाम पर इसका नाम गढ़ बीटली पड़ा था। ये इतिहास के जो अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इनका नाम अलग अलग रखा है। परंतु ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ये सभी ऑप्शन एक साथ में आपको नहीं मिलेंगे। गढ़ बीटली का नाम दिया होगा तो हो सकता है कि वहां पर बीटली पर्वत का नाम मिले, या हो सकता है कि विठलदास गौड़ का नाम मिले। ठीक है, तो आपको अलग अलग ऑप्शन ही मिलेगा और एक साथ में ये चारों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतिहास क्या है? इतिहास के बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं, उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि इस प्रकार का रहा होगा एक दूसरे से जोड़ करके। ठीक है, आगे चलते हैं। हरविलास शारदा, जिन्होंने इसे प्राचीनतम गिरि दुर्ग की संज्ञा दी थी। हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ पर हुए हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के जो जितने भी किले बने हुए हैं उसमें सर्वाधिक आक्रमण किस किले को झेलने पड़े हैं? तब हमारा उत्तर रहेगा अजमेर का तारागढ़ का किला, क्योंकि राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व भी था और इसलिए मोहम्मद गजनवी से लेकर के अंग्रेजों के नियंत्रण में आने तक इसमें अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने तारागढ़ का जीर्णोद्धार भी करवाया था तथा किले में पानी पहुंचाने के लिए एक रहट का निर्माण कार्य भी करवाया था। आपको पता होगा कि हमने मारवाड़ के शासक के बारे में पढ़ रहे थे मालदेव, तो उनकी एक पत्नी थी उमादेव, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वो रूठ कर इसी किले में आई थी। ये रूठी रानी कौन थी? राव लूणकरण की पुत्री थी। कारण क्या था? कई इतिहासकार कुछ अलग कारण बताते हैं, कई इतिहासकार कुछ अलग कारण बताते हैं, परंतु संभाविक जो कारण है वो ये माना गया है, जो आरबीएससी की किताब बताती है कि राव लूणकरण ने और उमादेव ने मिलकर के मालदेव को मारने का प्रयास किया था, और जिसके बारे में मालदेव की सास ने मालदेव को बता दिया था, जिसके बाद में उमादेव और मालदेव के बीच में संबंध थे वो बिगड़ गए थे। ठीक है, मालदेव की पत्नी रूठी रानी, जिनका नाम उमादेव है मूल रूप से, ने इसी तारागढ़ को अपना निवास बनाया था और इसी कारण इस किले को रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। तो रूठी रानी के महल के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान का भव्य किला कौन सा है? तो वो तारागढ़ अजमेर का किला है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1832 में संपादित उपद्रव की आशंका से इस किले की जो प्राचीर और अन्य भाग तुड़वाकर इस किले का सामरिक महत्व भी समाप्त कर दिया था। इसके अलावा तारागढ़ के प्राचीर किले में हमें 14 विशाल बुर्जें मिलती हैं, जिसमें नाम है गुंगट, गुंगड़ी, फुट्टी, सिंगार, चंवरी, पीपली, दोराई, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज। ये सभी के सभी आपको याद नहीं करने हैं, इनमें से 4 से 5 याद रखना, जैसे गुंगट, गुंगड़ी, फुट्टी, पीपली, दोराई, बांद्रा, इमली। 3 शुरुआत वाली कर लो, 3 बीच वाली याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह किला जिसम के विशाल बुर्जें हैं, गुंगट, गुंगड़ी, फुट्टी या पीपली, बांद्रा, इमली, इन सभी बुर्जों का संबंध किस किले से है? तब हमारा उत्तर रहेगा तारागढ़ अजमेर के किले से। इसके अलावा इस किले में नाना साहब का जालरा है, गोल जालरा है, जालरा ये पानी के स्रोत होते हैं, इब्राहिम का जालरा, बड़ा जालरा आदि किले के अंदर स्थित है। प्रमुख जलाशय है, याद रखना है, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, बड़ा जालरा और गोल जालरा।
इसके अलावा तारागढ़ के किले में मुस्लिम संत मीरान साहिब की दरगाह भी हमको देखने को मिलती है। मीरा साहिब या मीरान साहिब दोनों नाम हमको देखने को मिलते हैं। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करते हुए ध्यान में रखना है कि मीरान साहिब की जो दरगाह हैं वो कौन से किले में, जिस प्रकार हमने मिठे साहिब की दरगाह के बारे में पढ़ा था गागरोन के किले में, उसी प्रकार मीरान साहिब की जो दरगाह हैं वो कौन से किले में स्थित है, तो तारागढ़ अजमेर के किले में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में विलियम बेंटिंक ने कहा कि यह तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। जब विलियम बेंटिंक पहली बार तारागढ़ के किले में आए थे तब उन्होंने देखते ही उनके मुंह से यही निकला कि ओह ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार क्या कहता है कि बिशप हेबर ने भी इस किले के बारे में कहा था कि यदि यूरोपीय तकनीकी से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए तो यह राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। जिब्राल्टर यूरोप में स्थित एक भव्य किला है और उसी के नाम पर इसका नाम है राजस्थान या यूरोप का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और तारागढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है। इसके अलावा विलियम बेंटिंक ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, और यही बात बिशप हेबर ने कहा था कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है और राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ का किला है। ओके, तो चलिए साथियों एक बार पुनः देख लेते हैं तारागढ़ अजमेर के किले के बारे में। तारागढ़ अजमेर का किला, जिसे हम गढ़बीटली भी कहते हैं, अजय मेरू भी कहते हैं, तारागढ़ के नाम से विख्यात है। यह किला अरावली पर्वतमाला पर अजमेर में स्थित है। कर्नल टोड के अनुसार चौहान शासक अजयपाल ने इस किले का निर्माण कार्य करवाया था। किसने? अजयपाल के द्वारा तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। गोपीनाथ शर्मा जी क्या कहते हैं कि सांगा के भाई कुंवर पतिराज ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण कार्य करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि गढ़बीटली के बारे में कहा जाता है कि बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर दुर्ग बना हुआ है। कि बीटली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर दुर्ग बना है। और एक मान्यता क्या कहता है कि शाहजहां के शासनकाल में यहाँ का जो दुर्ग अध्यक्ष था वो था विठल दास गौड़, और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीटली रखा गया था। हरविलास शारदा क्या कहते हैं कि ये प्राचीनतम गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल है और राजस्थान के जितने भी किले हैं उसमें सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ के किले पर ही हुए हैं, क्योंकि यह राजपूताना के मध्य भाग में स्थित है और मोहम्मद गजनवी से लेकर के अंग्रेजों तक इस पर लगातार आक्रमण रहे थे। मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी यहाँ पर कुछ कार्य करवाए थे और पानी पहुंचाने के लिए एक रहट का भी निर्माण करवाया था। मालदेव की पत्नी रुटीना ने इसी तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था, जिसके कारण इस किले को इतिहास में रूटी रानी का महल भी कहा जाता है। विलियम बेंटिंक ने 1832 में संभावित उपद्रव की आशंका से इस किले की प्राचीर एवं अन्य भाग को तोड़वा करके इसका जो सामरिक महत्व था वो भी कम किया था। तारागढ़ के किले में जो 14 विशाल बुर्जे हैं उनमें गुंगट, गुंगड़ी, फुट्टी, श्रृंगार, चंवरी, पीपली, दोराई, बांद्रा, इमली और फतेह। आपको याद ये 3 रखनी है और शुरुआत वाली 3 रखनी है। ये एग्जाम में पूछने लायक भी है और हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी किले में नाना साहब का जालरा भी है, गोल जालरा भी है, इब्राहिम का जालरा और बड़ा जालरा, ये जलाशय के स्रोत हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक दरगाह है जो कि मीरान साहब की है। किसकी? मीरान साहब की भव्य दरगाह भी बनी हुई है। इसके अलावा तारागढ़ के किले के बारे में जब विलियम बेंटिंक ने देखा और सुना तब उनके मुंह से एक ही शब्द लिखा कि ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। इसके अलावा बिशप हेबर ने भी इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा था और तारागढ़ के किले को राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ओके, ये है अजमेर का तारागढ़ का किला, जिसके बारे में जो सभी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने देख ली है कि अजमेर का जो तारागढ़ का किला, तारागढ़ क्यों पड़ा इसका नाम, तो गोपीनाथ शर्मा जी इसके विषय में विचार देते हैं कि ये किला महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के काल में इसका थोड़ा सा निर्माण कार्य करवाया गया था और अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। गढ़बीटली क्यों कहा जाता है? कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये
बीटली पर्वत पर स्थित है। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शाहजहां के काल में यहाँ पर विठल दास गौड़ नाम से एक कोषाध्यक्ष था, उसी के नाम पर इसका नाम गढ़ विठली रखा था। हरविलास शारदा क्या कहता है कि राजस्थान में अगर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं तो वो इसी किले पर हुए हैं। इसके अलावा घूंघट, गुंगड़ी, इमली, बांद्रा आदि इसके विशाल बुर्जे हैं। नाना साहब का जालरा, बड़ा जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा प्रसिद्ध जलाशय है। मीरान साहिब की दरगाह भी इस किले में स्थित है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके अलावा इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध राजपूत महिला कौन है, तो हमारा उत्तर रहेगा उमादे, जो कि मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। वो इसी महल में आकर के निवास करने लगी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम तारागढ़ का किला, जो कि एक बूंदी में स्थित है। इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक पर्वत पर स्थित है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसे नीचे धरती से देखने पर ऊंचाई पर आसमान में तारा के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। तारागढ़ का यह किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तथा धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया था और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया था, तो याद रखना है गिरि दुर्ग तारागढ़ का निर्माण राव बर सिंह के द्वारा 1354 में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने हेतु बनाया गया था। अब पहले एग्जाम में क्या होता था कि सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता था कि तारागढ़ का किला किसने बनाया था। अब एग्जाम में क्या होता है कि तारागढ़ का किला बरसिंह सिंह के द्वारा बनाया गया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था। उद्देश्य महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी टॉपिक हो या कोई भी पॉइंट हो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उस प्रश्न का हल भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार क्या होता है, मैथ होती है, मैथ गणित में क्या होता है कि हमें सभी फार्मूले समझ में होते हैं, तभी हम उन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। क्या आपने देखा है कभी, क्या हम जिस प्रश्न को हल करते हैं जो उसमें संख्या दी हुई है, क्या वही संख्या हम एग्जाम में उसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? नहीं। तो मैथ की जो परंपरा है वो अब राजस्थान जीके में या अन्य जो टॉपिक लगते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो या फर्स्ट ग्रेड के हो, सब्जेक्ट के हो, उसी प्रकार के टॉपिक इसमें लिए जाने लगे हैं। पॉइंट किस प्रकार कि मान लो कि जब तक हमें पॉइंट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उसका जो राइट आंसर है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर मैथ में अगर हमें सही फार्मूला पता है तभी हम उसका उत्तर निकाल पाएंगे ना, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो उसी प्रकार जीके की जो क्लासें हैं, सामान्य ज्ञान है, उसमें भी यही खासियत है कि जब तक अगर हमें कोई भी चीज पूर्ण रूप से ध्यान में नहीं है, तब तक हम उसका उत्तर आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। और जिस दिन आपने ये चीजें सभी पढ़ ली, आपको सभी चीजें समझ में आ गई, उस दिन आपके लिए पेपर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, दुर्ग में हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल किले के प्रमुख प्रवेश द्वार है। हाथी पोल के दोनों ओर हाथियों की प्रतिमा महाराव रतन सिंह के द्वारा प्रतिष्ठापित की गई थी। ये पॉइंट है, जो प्रवेश द्वार है वो सभी किलों के ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो प्रसिद्ध किले जैसे चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, ये किले ही प्रसिद्ध है, इसके अलावा ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। वीर विनोद जिसके लेखक है श्यामल दास, ये मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है। के अनुसार क्षेत्र सिंह जो कि लाखा के पिता थे ने बूंदी विजय करने का प्रयास किया था, परंतु वो युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं बूंदी को प्राप्त करके ही रहूंगा। इसके बाद में उनके पुत्र लाखा ने भी काफी प्रयास करने के बावजूद जब वो बूंदी पर अधिकार नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि हम बूंदी को विजय करके ही रहेंगे। क्षेत्र सिंह भी नहीं प्राप्त कर पाए, उनका निधन हो गया, देहांत हो गया। और उसके बाद में लाखा है, वो भी बूंदी के किले को नहीं प्राप्त कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक मिट्टी का नकली किला बनाया और उस किले पर आक्रमण किया।
परंतु देखो कि उसी समय एक हाड़ा चौहान था जिन्होंने उस नकली किले की रक्षा करने के लिए ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ये वो राजपूत थे जो अपनी एक बात को रखने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। हम उसी राजस्थान के निवासी, हमें बहुत गर्व होता है। जैसे हम राजस्थान है, राजस्थान से हम बाहर जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, हम राजस्थान के। राजस्थान वो जहां पर पानी से ज्यादा हमको खून देखने को मिलता है, पानी से ज्यादा हमको खून देखने को मिलता है, वो हमारा राजस्थान राजपूताना, जिसके नाम में ही इतना मतलब रोब है, जहां पर ऐसे ऐसे सूरवीर, महाराणा प्रताप, महाराणा मान सिंह, जयपुर का शासक, जिन्होंने अकबर को दक्षिण में उनका प्रथम लहराने में सर्वाधिक अगर सफलता दिलाई थी तो वो महाराणा मान सिंह था। वो एक अलग विडंबना है, वो उनकी एक अलग परिस्थिति थी कि उन्होंने अकबर का साथ दिया, वो उनकी एक अलग कहानी है। हम उन पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके पिता थे, उन्होंने प्रारंभ में ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुगलों को जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि संगा की जैसे ही पराजय हो गए। अब देखो कि जब पहली बार मुगल आए थे तो बाबर के खिलाफ सभी रियासतों ने अपने अपने शासक भेजे थे। अगर उनको पहले ही अधीनता स्वीकार करनी थी तो वो पहले अपने अपने सेना और शासक क्यों भेजते थे? उन्होंने एक प्रयास किया था और जिस प्रयास में वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने कुल, अपनी परिवार को बचाने के लिए उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और ये सही है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में राजस्थान में जो शांति और स्थिरता का काल स्थापित हुआ था। अब कुछ शासक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये उनका अपना निजी मामला मान सकते हैं। कुछ ने उनकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसी नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा जो कि बूंदी का था, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ दुर्ग पर मालवा के मोहम्मद खिलजी ने 1449 से 50 में 3 बार तक आक्रमण किए थे। इसके बाद में तारागढ़ का जो किला था वो जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसे अपने अधीन कर लिया था। और बाद में उसमें मराठों ने आक्रमण किया था और मराठों के आक्रमण के बाद में पुनः वो बूंदी के शासकों को दे दिया गया था। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवित भित्ति चित्र के रूप में कला का एक अनमोल खजाना हमको देखने को मिलता है। जैसे कि चित्रशाला महाराणा उमेद सिंह के द्वारा बनाई गई, रंगमहल छत्रसाल के द्वारा बनाए गए हैं, सुख निवास महल विष्णु सिंह के द्वारा बनाए गए। ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। हम आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम चित्रकला उनके बारे में बात करेंगे, वहां पर हम इनके बारे में बड़े ही विस्तार से देखेंगे। बूंदी के किले में महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी के शासक अनिरुद्ध के द्वारा बनाई गई थी। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, जेता सागर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करता है। अब यहाँ पर नवल सागर नाम आते ही आपके दिमाग में एक प्रश्न याद आ जाना चाहिए, नवलखा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ के किले में स्थित है, बनवीर के द्वारा बनाया गया था। यही इतिहास की विशेषता है, यही कला संस्कृति की विशेषता है। जो चीज़ आपको ऐसी लगे कि इसी प्रकार का कोई और भी है, आपको तुरंत आपका दिमाग घूमने लगता है। जैसे मान लो कि आप ये पढ़ रहे हो कि नवल सागर यहाँ पर है, तो और आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये आ जाता है कि हमने नवलखा भंडार पहले कहीं पढ़ा था, वो कहाँ पर है? चित्तौड़ के किले में। अगर आपको वो याद आ जाता है तब आप समझ लेना कि आपकी तैयारी एकदम पूरी चरम सीमा पर है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी बहुत रहता है कि यार हमने नवल भंडार पढ़ा था परंतु वो पढ़ा कहाँ था वो याद नहीं आ रहा है, तब आपको ये सोच लेना कि आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी है, उसमें और सुधार करना है आपको। जेता सागर भी जो
सागर बना है, झील है, और गर्भ गुंजन जो तोप है वो भी बूंदी के किले में स्थित है। इसके लिए 84 खंभों की छतरी है, वो भी बूंदी में स्थित है। इसके अलावा छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, जीव रखा महल है, दूधा महल है, और नौबत खाना और रतन महल। अब यहाँ पर जो छत्र महल है, जीव रखा महल है, दूधा महल है, नौबत खाना, ये सभी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, बूंदी के किले में स्थित है। ओके, तो एक बार पुनः देख लेते हैं बूंदी के किले तारागढ़ की विशेषताओं के बारे में। तारागढ़ का किला ये ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। राव भर सिंह ने 1354 में मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने हेतु बनाया था। इसमें हाथी पोल, गणेश पोल, हजारी पोल है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वीर विनोद के अनुसार छेतर सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, उन्होंने बूंदी विजय करने का प्रयास किया था और प्रयास में वो मारे भी गए थे। उसके बाद में लाखा ने प्रयास किया था और प्रतिज्ञा ली थी वो बूंदी पर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे, परंतु जब वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उस पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। परंतु देख लो कि उसी नकली दुर्ग की रक्षा का करने हेतु कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। तारागढ़ पर दुर्ग पर मालवा के मोहम्मद खिलजी ने 49 और 1449 और 50 में 3 बार आक्रमण किए थे। इसके अलावा स्वाई जय सिंह जिन्होंने 1729 में बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। अब यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर जीवित एवं दुर्लभ भित्ति चित्र, जिनमें बूंदी के किले में महाराज उमेश सिंह के द्वारा बनाई गई चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। और इसके अलावा रंग महल भी है जो कि 76 साल के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर, नवल सागर, जेता सागर और गर्भ गुंजन तोप है जो बूंदी दुर्ग की वैभव को प्रकट करते हैं। इसके अलावा अनिरुद्ध महल, जीवरका महल, दूधा महल, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा इसे ध्यान में रखना है। ओके साथियों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में हमने राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग जैसे कि जूनागढ़ का किला, अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़ और नाहरगढ़ के किले के बारे में बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने अध्ययन किया है। और ये मैं बात आपको बता देता हूं कि इनके बाद में आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी किताबों में माथा मारने के बाद में ही आपको ये प्राप्त होंगे। और हमने आपको इन्हीं सभी टॉपिकों को आपके सामने एक साथ रख दिया। हमारी क्लासें हर एग्जाम में 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं सिर्फ इतिहास से संबंधित। इतिहास में संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हमारी क्लासों में मिलेंगे। कला संस्कृति के जितने टॉपिक करवा दिए वो भी आपको हमारी क्लासों में मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं, इसका पीछे आपने कभी कारण जानने का प्रयास किया है? तो वो कारण मैं आपको हर बार बताता हूँ क्लास में कि वो कारण क्या है। वो कारण ये है कि हमने इन सभी क्लासों का जो आधार रखा है वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबें रखी है। और ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आईपीएससी के एग्जाम हो या कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी का एग्जाम हो, वो सिर्फ इन मूल किताबों को महत्व दे रहा है। सबसे पहले वो इन किताबों को ही महत्व दे रहा है, उसके बाद में वो अगली कड़ी में जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसका अभी जो कल एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि इतिहास जो फर्स्ट पेपर था उसमें इतिहास के जो जितने भी प्रश्न थे 6 के 6 वो आपको इन क्लासों में मिलेंगे विद प्रूफ के साथ में। आपको इनकी एक अलग की क्लास भी हमने अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। ओके साथियों, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक बात मैं पुनः बता देता हूं, विश्वास तो आप करोगे परंतु याद रखना कि कहीं आप देर ना कर दो। तो समय रहते हुए आप इन क्लासों से जुड़िए, अपने साथियों को जोड़िए, अपने बहन भाइयों को जोड़िए और ये क्लासें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद ही कारगर और सफल सिद्ध रहेगी। एक विद्यार्थी का मैसेज आया था मेरे पास कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पेपर किस प्रकार का आ रहा है, इतिहास वाले प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आ रहे। अब क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अलग अलग गाइडों से पढ़ा है।
उसके बाद में उन्होंने मुझे हाथों हाथ कहा था, सर आप अपने नोट्सों की प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप PDF मुझे भेज दो। तो उसके बाद में मैंने उनको वो PDF भेजी है। अब देख लो, अब आपके पास समय 2 दिन या 3 दिन है, 2 ही दिन है शायद, 2 दिनों में आप कितनी तैयारी कर पाते हो वो देख लेते हैं। आपको बहुत बार बोला था तब आपने नहीं माना, परंतु अब आप मानोगे और ज़रूर मानोगे। और मेरे सर जो साथी सर है वो हर बार कहते हैं कि हमारे पास भौतिक सुविधा तो नहीं है, परंतु आपको एक सही दिशा, एक सही मैटर आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ज़्यादा समझदार हो और धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो राजस्थान के अन्य दुर्ग रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। मैंने शुरू में बता दिया था कि दुर्ग वाली क्लास है वो ज़्यादा लंबी रहेगी, लगभग इसकी 2 क्लास, कम से कम 2 क्लास अभी तक और आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।